बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन इकराम सलाम अलैकुम। मैं हूं साजिद रिजवी। आप तमाम नाजरीन देख रहे हैं चैनल विन का ख़ास प्रोग्राम करियर काउंसलिंग प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। आज का प्रोग्राम उन लोगों के नाम है जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में उन छोटे बड़े सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे जिसके जवाब आप इधर उधर नेट पर सर्च करते हैं और आपको सही से नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करने लगते हैं और सही रास्ता जो होता है उस पर आप नहीं चल पाते हैं। हर बार की तरह आज के प्रोग्राम में जनाब SM रज़ा सर फिर से मौजूद हैं जो आपके ज़रिए पूछे गए सवालों का जवाब देंगे। साथ ही यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करना है और किन बातों का आपको पूरा ध्यान रखना है उसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे। तो क्यों ना सबसे पहले शो पर आइए उनसे मुलाकात करते हैं। सलाम अलैकुम सर। अलैकुम अस्सलाम और तमाम स्टूडेंट और उनके पेरेंट को सलाम अलैकुम। और आज यूपीएससी सिविल सर्विसेज के बारे में डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। पूरी आपको पूरा रास्ता बताया जाएगा कि आप कैसे एक बेहतरीन रिजल्ट आप ले सकते हैं। ओके सर, हम लोग बात करेंगे लेकिन एक फीडबैक है तो अच्छा लगता है, तो क्यों ना उसी से हम शुरुआत करें क्योंकि ये फीडबैक है अहमदाबाद से। जिन्होंने लिखा है वो नाज फातिमा वीरानी है और आप शायद गए थे अहमदाबाद और वहाँ पे आपने लेक्चर दिया था संडे मॉर्निंग, तो ये काफ़ी इंस्पायर हुई, उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कुछ और सवाल किया है जो वहाँ पे शायद वो ना पूछ पाई होंगी, तो यहाँ पे चैनल विन के ज़रिए पूछ रही हैं। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी हुई है कि एक माँ होने के बाद कितनी बड़ी जिम्मेदारी ये निभा रही हैं कि अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं कि उनका फ्यूचर कैसे वो बेहतर कर सकती हैं। इन्होंने सवाल लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं और जो पहला बच्चा है वो 1st क्लास में है और सेकंड बच्चा है वो 5th क्लास में है, लेकिन इन लोग इतना अच्छा ट्रेन किया है इन लोग बच्चों को कि जो पहला बच्चा है वो तो है ही, लेकिन जो 5th वाला बच्चा है वो बहुत स्कॉलर है। वो 6 और 7 के जो मैथ्स है या क्लास की जो सब्जेक्ट है वो आराम से क्लियर कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्कूल वाले अलाउ नहीं करेंगे उनको कि भाई आप 5th में आपका बच्चा पढ़ रहा है तो 6 और 7 का भी आप पेपर दे दें। मैं यहाँ पे ये सवाल करना चाह रही हूँ कि जो वोकेशनल कोर्सेज है उनके बारे में आप थोड़ा सा हेल्प करें कि किस तरह से ये और अपने बच्चों के अंदर इस चीज़ को डेवलप कर सकती हैं। नाज फातिमा, बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने वहाँ अहमदाबाद में प्रोग्राम में भी आप थीं और यहाँ आपने सवाल भेजा है। देखिए, जो आपने इशारा किया, बच्चे के साथ सबसे ज़्यादा अगर किसी का लगाव है दिन रात जो उसके साथ है वो तो माँ है। जी बिल्कुल। और एक एक एक्टिविटी पे माँ की निगाह होती है। तो आपने देखा और उन्होंने देखा अपने बच्चे को कि बच्चा 5th में है और 6 और 7 की मैथ्स, सिर्फ मैथ्स नहीं सर, मतलब क्लास 6 के अगर सब्जेक्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छा है उसमें। क्लास 6 और 7 को मतलब पहले से ही प्रिपेयर कर लिया है उसने और अगर एग्जाम दिलाया जाए तो शायद वो क्रैक कर ले। बेहतरीन, मतलब एक होनहार बच्चा है, मैं ये कह रहा हूँ। और जाहिर सी बात है कि ऐसे होनहार बच्चों को संभालने के लिए एक अलग से मैकेनिज्म भी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो मेरी बात इनसे हुई तो मैंने फिर इनको वहाँ अहमदाबाद में कुछ लोगों से मिलने का एक नंबर दिया और वहाँ पे मुलाकात भी इनकी कराई और उसके बाद उन्होंने अपडेट किया है कि शी इज़ वेरी सेटिस्फाई। तो मैं यहाँ से इनके सवाल के ज़रिए मैं तमाम पेरेंट्स से मैं कहना चाहूँगा, माओ से ख़ास तौर से, कि आप अपने बच्चे की डे टू डे की एक्टिविटी पे आप ध्यान रखें। सर यहाँ पे सवाल ये है कि अभी 2 साल हम लोग का टाइम ऐसा ख़राब गुजरा है लोगों का। जी। अब जब बच्चे पढ़ाई स्टार्ट हुई, स्कूलिंग स्टार्ट हुई है तो इतना प्रॉब्लम है, बच्चे पढ़ने के लिए तैयार नहीं है और ये तो बड़ी अजीब, मतलब बहुत अच्छा है, सरप्राइजिंग है मेरे लिए। नो डाउट कि जो है जो बच्चा 1st और 5th में है और इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहा है कि वो आगे की भी क्लास को कवर अप कर रहा है और यहाँ तो हमारे बच्चे जिस क्लास में उसी सैम को नहीं पढ़ पा रहे हैं। देखिए, यही तो यानी अलग से एक ट्रैक बनाना, यही तो है एक अलग सा रास्ता बनाना, मतलब एक यूनिक सा एक मंजिल तलाश करना। यहाँ आप देखें कि कोविड के दौरान आप देखेंगे, कोविड के आसपास या कोविड के पहले का रिजल्ट आप लें और कोविड के बाद का रिजल्ट लें तो मेरिट अब हाई जा रही है। तो पढ़ने वाले बच्चे जो अटेंटिव पेरेंट हैं उन्होंने अपना टाइम पढ़ाई लिखाई में ही लगाया है जी। तो मैं अभी आप तमाम गार्जियन से, तमाम पेरेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि अगर बच्चों में कहीं छोटी मोटी कोई दिक्कत है, आप क्लास के टीचर से मिलें, उसके एक एक प्रॉब्लम पे अपनी निगाह ले जाएं और कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी उस प्रॉब्लम से वो बाहर निकल के आए। नाज फातिमा से फिर मैं यहाँ से अर्ज करूँगा कि बच्चा आपका बहुत टैलेंटेड है, आप अच्छी प्लानिंग करें, ओलंपियाड एग्जाम्स के लिए उसको तैयार करें और जब भी वैकेशन आए तो ख़ासतौर से हायर क्लास की मैथ साइंस आप कराएं। और इन्हीं के ज़रिए एक और भी मैं बहुत सारे ऐसे भी आप देखेंगे, जैसे इसरो है, छोटे बच्चों के लिए प्रोग्राम्स करता है। इस तरह से साइंस डे पे बहुत सारे क्विज कंपटीशन आप देखेंगे ऑनलाइन कराए जाते हैं
तो इस तरह की जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी बच्चों को ज़रूर पार्टिसिपेट कराने की आप कोशिश करें। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि हम सभी लोग अपने बच्चों पर काफ़ी ध्यान देंगे जी हाँ। आने वाले वक्त में कि इस तरह से अगर हमारी कम्युनिटी में बच्चे हैं जी जो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, या तो आने वाले वक्त में हम समझ सकते हैं कि इन बच्चों की वैल्यू क्या हो सकती है। साजिद साहब, हर बच्चा लियाकत का है। बिल्कुल, निगाह आपको ले जानी है और उसके अंदर के टैलेंट को परखना है। तो यही यानी हमें अपने आप को पहले वो करना है Yes. कि हमारी निगाहों को सही करना होगा। डेफिनेटली यही तो पेरेंटल नर्चरिंग है कि आप बच्चे की लियाकत को प्रॉपर पकड़ लें, आप देखें, क्योंकि डे टू डे रोज आपके साथ है, बैठना उठना खाना पीना, मैक्सिमम आपके साथ बच्चा वक्त गुजार रहा है, तो उसकी क्वालिटीज पे आपको निगाह ले जानी है। ओके, जैसे देखें इन्होंने क्वालिटीज की तरफ निगाह लगाई, अब आप सोचें कि इस लेडी ने कैसे परख लिया होगा कि 5वीं में रह के बच्चे ने 7th का मैथ्स किया। इसका मतलब कराया होगा ना, पहले देखा होगा कि मैथ्स बहुत आसानी से अपनी क्लास का कर रहा है, मैं 6ठी क्लास का मैथ्स दे के एक बार समझ लूं कि इससे होता है या नहीं होता है, 7th का मैं दे के देख लूं। स्कूल ने ऐसा नहीं किया होगा, ये मदद नहीं किया मुझे होगा। ऐसा लग रहा है कि अब इन बच्चों से मुलाकात करना पड़ेगा जी हाँ, और जरूर। लोगों को बताना पड़ेगा कि देखिए इस तरह के बच्चे हैं। जरूर, चलिए इंशाल्लाह कभी मौका लगा तो ज़रूर इस तरह इंशाल्लाह से बात होगी। अगला सवाल जो है मुस्कान फातिमा का है जी। और मुस्कान फातिमा, आपके ही सवाल से हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे किस तरह से। तो इनका सवाल है कि मैं दिल्ली में रहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, चैनल विन को मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं। आप लोगों की दुआओं की वजह से ये प्रोग्राम और चैनल विन इतनी तरक्की कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उन्होंने लिखा है कि मेरा सवाल ये है कि मैं 12th क्लास में हूँ, एग्ज़ाम दिया है, रिज़ल्ट अभी नहीं आया है और आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मुझे आप ये बताएं कि 12th के बाद आईपीएस बनने के लिए क्या करूँ और 12th के बाद आईपीएस बनने में कितना वक्त लगता है। ये बहुत अहम सवाल है। वक्त के ऊपर बहुत चर्चा होती है, बहुत बात होती है कि यूपीएससी की आप तैयारी करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, मतलब बहुत पढ़ाई भी करना पड़ेगा। इनके सवाल का जवाब सर दीजिए आप। मुस्कान फातिमा, शुक्रिया पहले आपके सवाल का, और जैसे आपने चैनल के लिए और तमाम मेंबरान के लिए दुआ किया है, हम लोग भी यहाँ से आपके लिए दुआ गो हैं कि आपका मुस्तकबिल बहुत ही रोशन नुमा हो। बड़ा अच्छा सवाल किया है इन्होंने। और देखिए अभी 12th में है, तो अब 12th के बाद 3 साल इनको ग्रेजुएशन में है और उसके बाद तब सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम। तो बहुत पहले आपने सोचा है, बस जैसे साजिद साहब ने इशारा किया है, मेहनत करना है आपको 3 साल खूब लगन के साथ। और आज हम लोग डिटेल आपको बताएंगे रास्ता कि आपको सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करना है और उसके बाद कैसे आईपीएस ऑफिसर बनना है जी। बराए करम उन लोगों से भी गुजारिश है जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और उसे क्रैक करना चाहते हैं, तो शायद आज का प्रोग्राम आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, तो आप लोग इस प्रोग्राम को देखिएगा। सबसे पहला सवाल जो मैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से रिलेटेड करना चाहूँगा वो ये है कि एक्चुअली यूपीएससी है क्या, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, और इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं सर? बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर से यूपीएससी अपने आप में एक बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए बनाई हुई, और ये बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। उन एग्ज़ाम्स की अगर मैं लिस्ट लूँ तो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का जिसका जिक्र आज हम लोगों को करना है, इसके अलावा एनडीए का हम लोगों ने जिक्र किया हुआ है, सीडीएस का एग्ज़ाम है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हैं जो यूपीएससी कंडक्ट करती है। ओके, सिविल यूपीएससी एक कंडक्टिंग बॉडी है जैसे एनटीए हो जाए। अक्सर हम लोग यही सुनते हैं ना कि यूपीएससी की मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो हमको उसमें डिसाइड करना पड़ेगा यूपीएससी में आप कौन सी तैयारी कर रहे हैं। डेफिनेटली यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, जैसे एनटीए नीट का एग्जाम, जेईई मेंस का एग्जाम कंडक्ट करती है, एक बॉडी है। उसी तरह से यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो इस तरह के एग्जाम्स को कंडक्ट करती है, और उसमें एक सीएसई यानी सिविल सर्विसेज का एग्जाम है। एनडीए भी यूपीएससी ही कंडक्ट करती है, सीडीएस भी यूपीएससी ही कंडक्ट करती है। तो ये एक एग्जाम, एक सिविल सर्विसेज का एक एग्जाम है जिसको कंडक्टिंग जिसके लिए बॉडी जो होगी वो यूपीएससी होगी। नहीं, स्पेशली जो लोग फोकस करते हैं वो आईएएस, आईपीएस और आईएएस की तरफ ही करते हैं जी। सर, डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें यूपीएससी की, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हम लोगों के जहन में ऐसे ही होता है कि बस आईएएस ऑफिसर बनना है, लेकिन इनके अलावा और कौन कौन सी ऐसे पोस्ट हैं या डिपार्टमेंट हैं जिसकी इस एग्जाम के जरिए तैयारी की जा सकती है? तो मुस्कान फातिमा, आपके लिए खास तौर से स्क्रीन पे हम लोग दिखाएंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जिस डिपार्टमेंट में आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई करके जा सकते हैं। और डेफिनेटली जब आप रैंकिंग देखेंगे तो चॉइस में सबसे पहले आता है आईएएस, बिल्कुल, उसके लिए रैंक आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आईपीएस, जो इंडियन पुलिस सर्विसेज के बारे में, जिसके बारे में इस बच्ची ने सवाल राइज किया है। फिर इंडियन फॉरेन सर्विसेज है, और भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो मैं स्क्रीन पे उन सारे डिपार्टमेंट का नाम ले रहा हूँ जिन डिपार्टमेंट में आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई करके जा सकते हैं। सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को क्वालिफाई करके आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा सकते हैं,
इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस ग्रुप ए, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस जूनियर ग्रेड ग्रुप ए, इंडियन पोस्टल सर्विस ग्रुप ए, इंडियन P&T अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस ग्रुप ए, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस ग्रुप ए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस ग्रुप ए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स ग्रुप ए, इंडियन ट्रेड सर्विस ग्रुप ए ग्रेड 3rd, आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज ग्रुप बी, दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप दमन एंड दीव दादर एंड नगर हवेली सिविल सर्विसेज ग्रुप बी, दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप दमन एंड दीव दादर एंड नगर हवेली, इसमें सिविल सर्विसेज के लिए आप पोस्ट ले सकते हैं। और ये सारे जो मैंने आपको बताया है डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट के लिए एक सिंगल एग्जाम है, सिविल सर्विसेज एग्जाम CSE, जो UPSC कंडक्ट करती है। तो आप तमाम ने देखा कि सर ने टोटल 18 डिपार्टमेंट ऐसे बताए हैं जो UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ज़रिए आप इस पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। अब सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं जो इस पोस्ट को हासिल कर सकते हैं, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सर। साथ ही मैं चाहूँगा कि आप एज और क्वालिफिकेशन भी बताएं कि कौन लोग हैं जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए मुस्कान, देखें अभी आप 12th में हैं, तो सिविल सर्विसेज एग्जाम देने के लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना है। ओके। अब ग्रेजुएट में साजिद साहब BA हम कर लें, BSc कर लें, या BCom कर लें, या MBBS हमारे पास हो, या BDS हो, या वेटनरी साइंसेज में हम ग्रेजुएट हों, या BDS हमारे पास हो, या इंजीनियरिंग की डिग्री हो, आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना है। तो ये सिविल सर्विस की एक खास बात है कि किसी भी फील्ड में आपने अगर ग्रेजुएशन किया है, डिग्री हासिल की है प्रोफेशनल, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और जा सकते हैं। एग्जैक्टली आप सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन आप लिख सकते हैं, तो मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना है। ओके। अब बात आई एज की, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखें कि आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 32 साल 32 ईयर एज आपकी होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना है कि 21 साल कब, जिस साल हमको ये एग्जामिनेशन लिखना है उस साल की 1 अगस्त को आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 32 साल होनी चाहिए। और हर बार हर कंपटीशन में आपने देखा होगा, यानी 21 साल से 32 साल टोटल के बीच 10 में ईयर आपको मिल रहा है, या एग्जैक्टली देखा जाए तो अगर एग्जैक्टली। और इसमें साजिद साहब जो लोग रिजर्व कैटेगरी में हैं उनके लिए एज की रिलैक्सेशन है, वो आपको ध्यान रखना है। यानी अगर आप ST/SC हैं तो 5 साल आपको और ज्यादा मिल सकता है, यानी 32 से 5 साल 37 ईयर तक, 37 ईयर तक आप जा सकते हैं। 10-11 साल जनरल कैटेगरी के लिए। जी हाँ, जी हाँ। और OBC के लिए जो है 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन है मैक्सिमम एज में। तो 21 साल से 32 साल जनरल कैंडिडेट के लिए और ST/SC के लिए 21 साल से 37 साल की एज तक आप जा सकते हैं। और OBC जो नॉन क्रीमी लेयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 3 साल का मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन है। जी, तो यानी आप 32 साल तक और 37 साल तक 35 साल तक जी तैयारी कर सकते हैं। राइट। ओके। और क्वालिफिकेशन कोई भी हो आपकी, आप इसके लिए जा सकते हैं। जी चलिए, ये तो बढ़िया बात है। अब ये बात है कि जैसा आपने बताया कि 32 साल तक आप जा सकते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट का सवाल उठता है ना कि 32 साल तक अगर हमें एग्जाम दे सकते हैं तो कितनी बार दे सकते हैं, क्या हर बार दे सकते हैं? देखिए, पेरेंट्स से भी बोल रहा हूँ और बच्चों से भी। देखिए, एक एक सवाल यहाँ पे हम लोग बहुत माइन्यूटली देख रहे हैं और उसको हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट की अगर बात करें, जनरल कैंडिडेट के लिए 6 अटेम्प्ट ले सकते हैं आप। ओके। 21 साल से 32 साल के एज के बीच में 6 अटेम्प्ट ले सकते हैं आप। अगर आप OBC और EWS में है, नॉन क्रीमी लेयर डेफिनेटली, तो आपके पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ के आ जाता है 9। और अगर आप ST/SC हैं तो आपके लिए अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, यानी 21 साल से 37 साल की एज के बीच में आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट अनलिमिटेड ले सकते हैं अगर आप SC/ST हैं तब। तो 6 अटेम्प्ट है जनरल कैंडिडेट के लिए। OBC एंड EWS के लिए 6 में 3 और इजाफे के साथ दिया गया है 9 अटेम्प्ट।
और ST/SC हैं उनके लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कोई यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है। Okay. तो इतनी सारी चीजें जो ST/SC वाले बच्चे हैं उनके लिए अवेलेबल है, तो बस आपको मेहनत करनी है और कोशिश बहुत मजबूती से करनी है जी। ओके, अभी अप्लाई करना है तो फिर क्या करना होगा, उसके लिए फीस भी साथ ही बताइए। हर साल तकरीबन, जैसे इस बार जो 2021 में जो फॉर्म निकला था वो फरवरी में फॉर्म निकल जाते हैं, इसके ध्यान रखें सारे साल में बच्चे। एक ही बार निकलते हैं फॉर्म? साल में एक बार, बहुत अच्छी बात आपने रखी, साल में एक बार ये एग्जाम होता है। और ध्यान रखें अटेम्प्ट के बारे में बता दूं, क्योंकि एग्जामिनेशन 3 लेयर में होता है। पहले प्रीलिम एग्जाम होता है, फिर मेंस एग्जाम होता है, फिर आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो किसी में भी अगर एक बार आप बैठ गए और दूसरे एग्जाम तक, दूसरे राउंड तक नहीं पहुंच पाए तो एक अटेम्प्ट आपका काउंट होगा। ये ध्यान रखना है आपको। तो फरवरी में जनरली साजिद साहब फॉर्म निकल जाता है और फॉर्म फिल करने का प्राइस एज मिनिमम एज पॉसिबल सिर्फ 100 रुपीज फॉर्म फिल करने का प्राइस है। और यूपीएससी की साइट पे जब आप जाएंगे तो ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा। 100 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस होगी, बहुत मिनिमम है। जब भी फॉर्म निकले जरूर फिल कीजिए। और सर मैंने सुना है कि ऐसा कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जी, तो आपका यूपीएससी में हो वो तो एक बड़ी बात है, अगर हो गया आपकी मेहनत के हिसाब से। और अगर बाई चांस कभी नहीं होता है तो आपकी वैल्यू भी ऐड हो जाती है और आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाता है जिंदगी में। बहुत अच्छी तरफ आपने, बहुत अच्छा इशारा आपने किया तैयारी करने से। अगर आपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की बहुत अच्छे ढंग से तैयारी की, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स काफी कम है जी। अब जैसे इस बार देख लें 750 आती है, मतलब मैक्सिमम 1000 से ज्यादा सीट सारे डिपार्टमेंट को मिला करके नहीं आती है। 1100 ये भी देखा गया, फिक्स नहीं है, इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है एवरी ईयर। हाँ, जितनी वैकेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाते हैं। इस बार 750 के आसपास बच्चे लिए गए हैं। इसके पहले 2-3 साल पहले 1100 तक की वैकेंसी आ चुकी है। तो 1100 से लेके 700 के बीच में ये वैकेंसी फ्लक्चुएट करती है। तो बहुत अच्छा इशारा आपने किया कि सारे बच्चे सिविल सर्विसेज क्वालिफाई तो कर नहीं सकते। तो अगर आपने बहुत अच्छे ढंग से प्लानिंग के साथ, अगर आपने 2-3 साल या 2 साल 1 साल अगर आपने लगाया है और अगर आपका सिविल सर्विसेज में नहीं होता है तो ध्यान रखेंगे बैंक पीओ में आपका सिलेक्शन हो सकता है। और बहुत सारे एसएससी सीजीएल का एग्जाम है उसमें भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि जो आपकी तैयारी होगी वो बहुत इन डेप्थ होगी। और दीगर जो एग्जाम्स हैं उनका भी सिलेबस वही होगा जो सिविल सर्विसेज में आप ऑलरेडी तैयार कर चुके होंगे। अच्छा, मैंने ऐसा भी देखा और पढ़ता भी रहता हूँ अक्सर कहीं ना कहीं कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे अगर उनका सिविल सर्विस में नहीं हुआ है तो स्टेट की जो सिविल सर्विसेज है उसमें आपका आसानी से हो जाता है। जैसे आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ले लें, महाराष्ट्र की सर्विस कमीशन आती है, तो जो जिस स्टेट के आप हैं वहां पे स्टेट का सर्विस कमीशन भी होता है, उसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। और दीगर और भी बहुत सारे पोस्ट आते हैं, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स आ जाते हैं, बैंक पीओ का एग्जाम आ जाता है, रेलवे के नॉन टेक्निकल पोस्ट के एग्जाम्स आ जाते हैं। तो सिलेबस ऑलमोस्ट वही होता है, तो आपको अलग से कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। सर, जैसा आपने कहा कि कोई भी स्ट्रीम से हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जी। तो क्वेश्चन पेपर की अगर बात करें तो हर स्ट्रीम के लिए अलग अलग पेपर फिर होगा, ऐसा कुछ है? तो क्वेश्चन का पेपर या इसका पैटर्न आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, जब सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए आप आएंगे तो 3 लेयर की टेस्टिंग आपकी होती है। सबसे पहला जो एग्जाम है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम। ओके, प्रीलिम एग्जाम होता है। इस एग्जामिनेशन को जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको देना होता है मेंस का एग्जाम। और मेंस का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद फिर आपको बुलाया जाता है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको आप इंटरव्यू टेस्ट, आप इंटरव्यू बोलते हैं जी। तो प्रीलिम एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का है, इसको क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस में जाएंगे। मेंस का एग्जाम 1750 नंबर का होता है और उसके बाद फिर आप इंटरव्यू राउंड में, यानी इंटरव्यू राउंड के लिए आप जाते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जाते हैं और फाइनल मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स को मिला करके फिर आपकी मेरिट बनती है और उस मेरिट में आपकी रैंक आती है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको पोस्ट दिया जाता है। या अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक है तो आप सेलेक्ट करें कि आपको आईएएस बनना है या आपको आईपीएस बनना है। सर, जैसा कि आपने कहा कि इसमें 3 एग्जामिनेशन होते हैं, एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है और एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो मैं चाहता हूँ जो पहला एग्जामिनेशन है, जो पहला पड़ाव जिसे मैं कहूँगा, इसके बारे में बताइए कि पहले इसको कैसे क्लियर करना है। इसमें 2 पेपर होते हैं साजिद साहब, और 2 पेपर में पहला पेपर जो होता है वो जनरल स्टडीज 1 का होता है और दूसरा जो पेपर होता है वो जनरल स्टडीज 2 का होता है। और इन दोनों पेपर की खासियत आप देखें, पेपर 1 जो होगा, जो उसमें मार्क्स आएंगे, उससे तो आप डिसाइड ये होगा कि आप मेंस में जाने के लायक है या नहीं है जी। यानी कट ऑफ क्लियर करने के लिए पहले पेपर के मार्क्स को लिया जाएगा। लेकिन जो दूसरा पेपर है
उसमें मिनिमम आपको 33% स्कोर करना ही करना है। तो रैंक बनेगी पहले वाले पेपर से जी। और दूसरे वाले में क्वालिफाइंग नेचर का वो पेपर होता है, उसमें मिनिमम आपको 33% स्कोर करना है। वो आपके मेंस के जाने के लिए, रैंक डिसाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल पेपर वो नहीं होता है। वो खाली आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करना है, यानी तो ये पहला वाला 33% जो है मेरिट वाला पहला पेपर होगा। हाँ। और दूसरा वाला पेपर जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो दो पेपर होते हैं प्रीलिम्स के। ये दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव नेचर के होते हैं, ध्यान रखना है आपको, ऑब्जेक्टिव नेचर के होते हैं। और जनरली हम लोग बार बार कहते हैं कि जितने भी एग्जामिनेशन जो ऑब्जेक्टिव नेचर के होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो जनरली क्या होता है, और जगहों पे जो मार्किंग स्कीम होती है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव कुछ ज्यादा ही है, 1/3 है, यानी 0.33% नेगेटिव मार्किंग होती है। तो होशियारी से आपको पेपर देना है। ओके, ऐसा वहां पे अक्कड़ बक्कड़ वाला नहीं चलेगा, एकदम कतई नहीं, 10-20 बहुत अच्छे करके से, जो सजेस्ट कर लें हम लोग खुद से। कतई नहीं, बहुत अच्छी और तैयारी अगर आपको गलत करना किया है। तो फिर मार्क्स जो राइट है उसमें से कट जाएंगे। डेफिनेटली कटेंगे। नेगेटिव मार्किंग पेपर जो आजकल जितने सारे एंट्रेंस हो रहे हैं, यही तो उनकी खूबी है। नेगेटिव मार्किंग मतलब ये है कि आपको बहुत अच्छे से पेपर को मैनेज करना है। जो आता है उसे ही अटेम्प्ट करना है, जो नहीं आता है उसको टच नहीं करना है। नहीं करना दिस इज प्लानिंग टू अटेम्प्ट द पेपर। या वहां पे गेस वाला गेम नहीं करना है आपको। पता ही नहीं, जो बच्चे सिविल सर्विसेज की अच्छी तैयारी करते हैं वो पूरी नॉलेज के साथ जाते हैं, उनके जहन में इस तरह की बातें कहाँ होती हैं। तो अगर जो प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है, जी। तो अगर हम उसकी तैयारी करते हैं तो कोई कॉमर्स से है, कोई साइंस से है, कोई आर्ट्स से है, कोई प्रोफेशनल कोर्स से है, जी, तो अब सबके लिए क्या एक ही तरह का पेपर होगा या अलग अलग चॉइस हो सकती है? और अच्छा, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। देखें, बात आई, आपने इशारा भी किया कि जब हर स्ट्रीम का बच्चा बैठ रहा है तो किसी स्ट्रीम के स्पेसिफिक तो आप पेपर ले नहीं सकते। बिल्कुल। तो जाहिर है जो पहला पेपर या दूसरा जो पेपर बनेगा उसमें चीजें ऐसी होंगी जिससे आप अवेयर होंगे। और दूसरी बात ये होती है कि जब भी किसी एग्जाम को आप देते हैं और जब फॉर्म आप फिल करते हैं तो जो ब्रोशर आता है उसमें पूरी बुकलेट में सारी चीज मेंशन होती है कि ये जो एग्जाम आपका लिया जा रहा है उसका सिलेबस है क्या। बिल्कुल। तो आपको पहले से वक्त दिया जाता है, तो अपनी तैयारी उसके एतबार से आप करें। और जो सब्जेक्ट आपने पहले ठीक से नहीं पढ़ा या वीक हो चुका है उसको आप अच्छे से मजबूत करें। अब जनरली क्या होता है साजिद साहब, अगर आप देखें, इंग्लिश सबके लिए कॉमन है जी। 10 तक की, मैथ साइंस सबके लिए कॉमन है, हिस्ट्री 10 तक की, ज्योग्राफी 10 तक की, सिविक्स 10 तक की सबके लिए कॉमन है। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स वगैरह आपके लिए कॉमन है। जी। मैं यहाँ पे इशारतन एक बात, और न्यूज़पेपर की जब बात आई तो मैं इशारतन मैं कहूँगा, अभी हम लोग दिल्ली में थे और वहाँ इंटरव्यू पैनल में नसीम ज़ैदी साहब भी, जो चीफ इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड, वो भी थे। कमर साहब जो IPS ऑफिसर रिटायर्ड कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस रहे दिल्ली के, वो भी हमारे साथ मौजूद थे। इन दोनों ने एक इशारा किया, कहा कि अगर आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो आपको न्यूज़पेपर, बकौल उनके लफ्ज़ के मैं बोल रहा हूँ, चार्ट, न्यूज़पेपर चार्ट जाना चाहिए आपको। न्यूज़पेपर, रोज का न्यूज़पेपर आप उसकी एक एक चीज जरूर पढ़ें। देखिए, न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स आपका स्ट्रांग होगा। अच्छा, लेकिन न्यूज़ सुनना नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ना है ताकि आपकी इंग्लिश लिटरेचर आपकी अच्छी हो जाए। स्पोर्ट्स आप उसमें देख रहे हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स आप उसमें देख रहे हैं, करंट अफेयर्स की सारी चीजें उसमें आपकी कवर हो जा रही हैं। तो 3-4 साल, मुस्कान अभी आप 12th में हैं, आज से आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए। 3 साल अगर रोज कोई बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ता है तो सोचें 3 साल में उसका करंट अफेयर्स कहाँ पहुंचेगा, उसकी लैंग्वेज कितनी अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी, इंग्लिश कितनी अच्छी हो जाएगी। तो न्यूज़पेपर के साथ अपने आप को अटैच कीजिए। और जिन बच्चों की थोड़ी सी वीक है उनको इशारतन एक बात कहूंगा, 2 पेपर ले लें, हिंदी इंग्लिश दोनों ले लें। उसी न्यूज़ को हिंदी में पढ़ के फिर उसी न्यूज़ को इंग्लिश में आप पढ़ने की कोशिश करें। चीज़ें वहां से बहुत अच्छी इंप्रूव होंगी और बहुत अच्छे डायरेक्शन में आप बढ़ेंगे भी। जी। और ये इस UPSC एग्जामिनेशन की बात एक बहुत अच्छी है कि आप कई न्यूज़ ऐसी सुनते हैं कि कोई हिंदी मीडियम था तो कोई मराठी मीडियम था, लेकिन UPSC का एग्जाम क्लियर कर लिया है। राइट। तो शायद उनकी मेहनत ही रंग लाती है जिस हिसाब से, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है और इतनी लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर, तो हर लैंग्वेज का बच्चा जो है UPSC का एग्जाम देता ही है। तो उसमें तैयारी करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता होगा लोगों के लिए। और मेंस में एक ऐसे का पेपर भी होता है, तो ऐसे तो आपको लिखना है, तो आपकी इंग्लिश तो अच्छी होनी ही चाहिए, हर हाल में अच्छी होनी चाहिए। तो पेपर अच्छे से पढ़ें और अपनी जो ग्रामेटिकल जो आपका पोर्शन है इंग्लिश का, उसको आप लिटरेचर पे कमांड करें आप। तो अब हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं कि स्क्रीन पे जल्दी से बच्चों को जो प्रीलिम एग्जाम है, जो उसके 2 पेपर हैं, दोनों का सिलेबस जल्दी से हम हाईलाइट करते हैं। जी। तो आप तमाम बच्चों के लिए प्रीलिम्स पेपर 1 एंड पेपर 2 के जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे, वो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ।
स्क्रीन पे आप देखें प्रीलिम एग्जाम के पेपर 1 का जो 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। टॉपिक मैं बता रहा हूं, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तीसरा, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज एक्सेट्रा। उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, इस पे क्वेश्चंस आएंगे। एंड जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इस पे सवाल आएंगे। एंड जनरल साइंस यानी 10 तक की साइंस आएगी। उसके बाद पेपर 2 के बारे में बता रहा हूं, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 2 घंटे का ये भी पेपर है। इसमें कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी यानी मैथ्स वगैरह का पोर्शन है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमेरेसी, जिसमें आप जो छोटी क्लास में आप सारे मैथ्स पढ़ते हैं, और डाटा इंटरप्रिटेशन, एंड क्लास 10 तक की पूरी मैथ्स आपकी इसमें इंक्लूड होगी। सर अभी इंडिया इतना बड़ा है तो सब लोग तो सेंटर पे नहीं पहुंच सकते, यानी एक जगह पे अगर एग्जाम हो रहा है, फॉर एग्जांपल दिल्ली या मुंबई, तो क्या इसके सेंटर, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के सेंटर हर स्टेट में मौजूद हैं? तकरीबन सारे स्टेट्स कवर होंगे। और मैं देख रहा था कि पिछले साल 73 सेंटर ऑल ओवर इंडिया, 73 सेंटर्स थे ऑल ओवर इंडिया, तो सारे स्टेट लगभग कवर हो जाएंगे इसमें इंशाल्लाह जी। तो सेंटर मतलब आपके स्टेट में या आपके डिस्ट्रिक्ट के पास ही होंगे, मिल जाएगा, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ। तो ये फॉर्म में ही मेंशन करना पड़ेगा ना, हमारा एड्रेस या हमारी ऑप्शन के लिए कुछ ऐसा मौजूद होगा वहाँ पे? डेफिनेटली चॉइस ऑफ सेंटर का ऑप्शन होता है उसमें, लेकिन ध्यान रखेंगे मेंस के जो सेंटर है वो थोड़े से लिमिटेड है। ये प्रीलिम्स के सेंटर 73 है, मेंस के तकरीबन 25 या 26 जगहों पे सेंटर मौजूद हैं। ओके जी, ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया सर। एक और सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हमदान बशीर मुलानी है और मैं शिरवल, सतारा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से हूँ। इन्होंने लिखा है कि मैंने HSC पास किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जी। इनका जो परसेंटेज है 58.17 इनका परसेंटेज है, और ये कह रहे हैं कि विच साइड इज़ बेटर फॉर मी फॉर माई गुड फ्यूचर। अभी आप बताइए, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी से ये इनका परसेंटेज है, इनके लिए क्या आगे बेहतर हो सकता है? मुझे लगता है कि पैरामेडिकल कोर्सेज की तरफ आप निकलें या बायोटेक्नोलॉजी की तरफ आप निकल जाएं, दोनों में ऑप्शंस आने वाले टाइम में बहुत अच्छे हैं। ओके, पैरामेडिकल कोर्सेज बता दीजिए क्या हैं? पैरामेडिकल में जैसे टेक्नीशियन के सारे कोर्सेज हैं आपके, और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी आपका है, फिजियोथेरेपी है, इस तरह के सारे कोर्सेज हैं, इसकी तरफ भी आप निकल सकते हैं, या बायोटेक्नोलॉजी की तरफ आप निकल जाएं और आगे रिसर्च करके अपनी एक अच्छी फील्ड आप वहाँ तलाश कर सकते हैं। ओके, एक और सवाल है सर, वो भी पूछ लेता हूँ। ये सवाल जो है अब्बास का है और ये कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आई वांट टू नो अबाउट द कोर्सेज ऑफ BSc न्यूट्रिशंस एंड डाइटिशियंस एंड क्लिनिकल रिसर्च। इज देयर एनी स्कोप इन फ्यूचर एंड MSc लेवल ऑल्सो? देखिए, इस तरह के जो कोर्सेज हैं अभी, क्योंकि इंडिया में बहुत दिनों से ये नहीं चल रहा है, और जो भी इस तरह के कोर्सेज हों उसमें एटलीस्ट आपको मास्टर्स तो करना ही चाहिए, और मास्टर करके अगर आप रिसर्च की तरफ बढ़ेंगे तो आप और भी कंफर्मेशन यानी जॉब के लिए आपको और भी आसानी होगी। तो जितने सारे कोर्सेज आपने बताया, मैं कहूँगा कि मास्टर्स, इसमें जो भी आपको अच्छा लगता हो, सब में ऑप्शंस आने वाले वक्त में मास्टर्स करने, और अगर रिसर्च करने का जहन बनता है तो और भी बेटर आपके लिए होगा जी। ओके, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि 12th पास की हूँ आर्ट्स से लेकर, मैं अपनी बेटी को नर्सिंग कराना चाहती हूँ, मुझे सही से गाइड करें। मैं दिल्ली में हूँ, आगे कौन सा कॉलेज बेहतर रहेगा? देखिए, नर्सिंग करने के लिए आपको एटलीस्ट साइंस तो लेना ही लेना है, तो 11th-12th आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से करनी है अगर नर्सिंग जाना है आपको। और नर्सिंग के बहुत सारे आजकल नर्सिंग, BSc नर्सिंग के बहुत सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। यानी ये दिल्ली से हैं तो दिल्ली में कोई कॉलेज आप रिकमेंड करना चाहेंगे? सबसे बेस्ट तो एम्स ही है। अच्छा, एम्स में भी आपको BSc नर्सिंग मिल जाएगी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में भी आपको BSc नर्सिंग का कोर्स मिल जाएगा, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नोएडा और गाजियाबाद में, वहाँ पे भी आपको BSc नर्सिंग का कोर्स मिल जाएगा। लेकिन BSc नर्सिंग के लिए आपको मिनिमम, यानी ध्यान रखेंगे 11th-12th में 55% होना चाहिए, और सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होनी चाहिए। ओके, ऑल राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूँ कि जाते जाते अभी JEE मेंस का रिज़ल्ट आया है, तो थोड़ा सा रिज़ल्ट के ऊपर भी आप बताएं कि वो कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने टॉप किया हुआ है। देखिए, जून अटेम्प्ट का फर्स्ट सेशन का रिजल्ट आ चुका है, और 14 बच्चों ने एक साथ देखें 100% लिया है। 14 बच्चे ने? इससे पहले हम लोग ने एक बार किया था सर 7
जी, 6 बच्चे थे, 6 बच्चे थे जो एक ही ग्रुप के थे शायद। राइट। और देखें इस बार 14 बच्चों ने 100% लिया है और स्नेहा पारीक जो हैं वो असम से हैं और 300 में 300 उन्होंने स्कोर भी किया है। तो 14 बच्चे, महसूस करें कितना अच्छा रिजल्ट है और उनके पेरेंट को और उनको यहाँ से हम लोग चैनल की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ साथ कुछ स्टेट के टॉपर्स का नाम हम स्क्रीन पे शो करते हैं और साथ ही आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं, आपके पेरेंट को भी यहाँ से हम मुबारकबाद पेश करते हैं चैनल विन की तरफ से। तो स्क्रीन पे नाम देखें, आप स्क्रीन पे कुछ स्टेट के टॉपर्स का नाम देखें। स्नेहा पारीक के बारे में मैंने बताया, आसाम से है बच्ची ये और 100% इसका आया है। इसके अलावा मैं कुछ और बच्चों के नाम यहाँ दिखा रहा हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश में सौमित्रा गर्ग हैं जिनका 100% आया है, ये उत्तर प्रदेश के टॉपर हैं। पंजाब में मृणाल गर्ग हैं जिनका 100% आया है। बिहार में आदित्य अजय हैं जिनका 99.99% आया है, ये बिहार के टॉपर हैं। और महाराष्ट्र के टॉपर का नाम भी मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा स्क्रीन पे। महाराष्ट्र में जो टॉपर आए हैं अद्वाई कृष्णा 99.99% है। और 2 बच्चे और मैं यहाँ से, क्योंकि ऐसी जगह पे हैं जहाँ रिसोर्सेज की कमी है, जैसे मैं लद्दाख यूटी से दिखाना चाहूँगा। इरफान हुसैन साहब हैं जिनका 98.16% है, ये लद्दाख के यूटी के टॉपर हैं। और लक्षद्वीप में मोहम्मद सुहेल MK 80.73% जिन्होंने अपने यूटी को टॉप किया है। उन लोगों के ये नाम थे जिन्होंने JEE मेंस में टॉप किया है और आप लोगों को बहुत सारी मुबारकबाद हम लोग देते हैं इस प्रोग्राम की तरफ से। सर बहुत शुक्रिया आपका, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आज प्रोग्राम में आपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से रिलेटेड बच्चों को बताया है जी। और इंशाल्लाह अगले एपिसोड में जिसका बचा हुआ पार्ट है, 2 पार्ट है, मेन और साथ ही हम लोग इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू के बारे में भी थोड़ा सा आप गाइड करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। ओके, तो जी हाँ नाज़रीन, अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है या कोई और भी सवाल है, हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि सवाल आपको करना चाहिए। जब आप सवाल करेंगे तो आपके प्रॉब्लम जो हैं वो सॉल्व होंगे और साथ ही जो आगे आने वाले प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में सर आपको गाइड करेंगे कि आप आगे क्या कर सकते हैं। अगर कोई सवाल है तो आप ईमेल कर सकते हैं winislam@gmail.com। साथ ही व्हाट्सएप पे भी सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9619667578। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आप तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे और ये गुजारिश करना चाहेंगे उन बच्चों से खासकर जो UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। खासकर अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे मेंस एग्जामिनेशन की और पर्सनल इंटरव्यू या इंटरव्यू राउंड जो होता है वो कैसे आप क्रैक कर सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसकी कैसी आपको तैयारी करना है, इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, हमें हमारी टीम के साथ देखते रहिए चैनल विन। बहुत शुक्रिया।